चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। आजकल बीपीएससी टीआरई 3 का जो टेस्ट पेपर 6 था उसमें मैथ्स के टॉपिक को डिस्कशन करने आए, तो इस चीजों को देखेंगे हम लोग, है ना। मैथ्स के चीजों को देखेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो एक काम करेंगे, फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएंगे, है ना। लाइव आ जाएंगे और क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास को 25 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे भाई। गुड मॉर्निंग नीतीश जी, गुड मॉर्निंग। चलिए देखेंगे ये सवाल आपका, ये आपका 25 नंबर सवाल है ना। 25 नंबर सवाल है, तरह यदि किसी अंकित मूल्य पर 45% की छूट पर विक्रय किया तथा 30% और 20% का दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य का अंतर आपका 84 दिया हुआ है। तो एक बात समझेंगे कि मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस जो होगा वो मार्केट प्राइस आपका 100 था। मार्केट प्राइस अगर 100 था तो पहला बोला गया है कि पहले जो विक्रय किया है वो 45% का डिस्काउंट पे विक्रय किया है। तो 45% डिस्काउंट पे विक्रय किया है, तो 45% अगर विक्रय किया है, छूट दिया है, तो इसका मतलब बेचा कितना में गया 55%। तो बेचा गया 55%, मतलब ये SP1, मतलब SP1 वाला जो दाम बेचेंगे इसका 55 हो जाएगा। क्योंकि ये 45 क्या किया है भाई, ये 45 डिस्काउंट दिया, तो 45 100 में 45 डिस्काउंट हुआ तो सेल कितना में करेगा 55 में करेगा। उसके बाद बोला गया है कि अगर दूसरे तरीके से बोला गया है कि ये 30 और 20% का दो क्रमिक छूट देंगे, तो 20 और 30 का दो क्रमिक छूट देंगे, तो आप ए बी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, है ना। ए बी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो ये आ गया, है ना, 0 0 कट गया, ये 50 और 3 6, तो ये आ गया 44%। ठीक है, 50 में से 6 चल जाएगा, 44%। मतलब दूसरे वाले को हम जो बेचेंगे, जो सेल करेंगे, वो 44 डिस्काउंट देगा। तो 100 में 44 डिस्काउंट दिया, मतलब जो सेल करेगा वो आपका सेल किस में होगा 56 में होगा। 56 में होगा। पहले बेचता था 55 में, अब बेच रहा है 56 में। तो दोनों में यहां पे अंतर अगर देखा जाए तो 1 यूनिट का अंतर है, लेकिन कह रहा है यहां पे दोनों क्रमिक छूटों के बाद विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है वो 84 है, मतलब 1 यूनिट बराबर 84 निकालना आपको 100%। तो यहां पे 100% का निकालना है, तो 100% का हो जाएगा कितना 8400। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बी आपका सही आंसर है। क्लियर है, बी इसका सही आंसर है। फटाफट आप लोग भी आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। इससे क्या होगा कि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सरोज कुमार गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल यहां पे, अगला सवाल की अगर बात करें, अगला सवाल है कह रहा कि 3 कारों की चालों का अनुपात, स्पीड की अगर बात किया जाए तो 3 कार है और तीनों कारों का जो स्पीड है वो 5:6:10 दिया हुआ है। उनमें से प्रत्येक कार द्वारा समान दूरी तय किया गया है। यहां पे जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो है आपका समान दिया है, मतलब 1:1 की बात करें, डिस्टेंस समान है तो ये 1:1 भी मान सकते हैं। तो यहां पे टाइम निकालना है, और हम जानते हैं दोस्त कि टाइम बराबर जो होता है डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जब ये आप अच्छे तरीके से आप जानते हैं तो यहां पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा 1/5, 1/5। इसको करेंगे 1/6, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस 1:1 है। इसको करेंगे 1/10। तो 5, 6, 10 का एलसीएम जब लेंगे, जब फ्रैक्शन, कभी भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहता है, तो जब एलसीएम लेंगे 5, 6, 10 का एलसीएम लेंगे, तो यहां पे 30, यहां भी 30 और यहां भी 30 करेंगे, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3। मतलब आंसर आ गया 653। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां भी अगर हम काटेंगे 6, 5, 3 आ जाएगा, मतलब दोनों मैच कर जाएगा और दोनों का आंसर आ जाएगा आपका इतना। ठीक है, प्रिया भारती गुड मॉर्निंग। समदर्शी कुमार गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सेल्फ स्टडी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, स्वागत है सबका। ठीक है, ये सवाल का आंसर आ गया इतना 653। क्या इस बात को आप समझ पाए मेरे दोस्त? प्रियंका गुड मॉर्निंग। क्या इस बात को समझ पाए मेरे भाई?
क्लियर है यहां तक? इस चीजों को आप समझ पाए। अगले सवाल यहां पे दिया हुआ है कि 352 सेंटीमीटर लंबाई और 100 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार क्षेत्र में लगाने के लिए 10 सेंटीमीटर लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगा? तो यहां पे नंबर ऑफ टाइल्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ टाइल्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ टाइल्स जो होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बटा यहां पे जो होगा इसमें जो लगाने वाले जो आपके टाइल्स हैं, है ना, एरिया ऑफ टाइल्स। एरिया ऑफ टाइल्स को हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ टाइल्स को हम डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में एरिया ऑफ टाइल्स अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। तो एरिया ऑफ, अगर आयताकार की अगर बात करें, इसका आंसर आप भी अपना देंगे, ठीक है, ये आ गया, कमेंट में आपका आंसर देंगे इसका। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 352 इंटू 100। एरिया ऑफ टाइल्स की बात करेंगे, ये 10 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, 10 इंटू 8 आ गया, ये खत्म हो गया आपका, यहां से कटेगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 8 चौक 32, मतलब 440 आ गया, 440 आ गया, है ना, 400। कहां पे गलती की है क्या भाई? ये आपका 11 12 के लिए भी आपका जो कॉमन पेपर होंगे वो कॉमन पेपर के लिए आपके हैं, ये कॉमन पेपर के लिए, ठीक है, ये कॉमन पेपर के लिए है। यहां पे दिया हुआ है कि इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, फटाफट इसका आंसर देंगे। दिया हुआ है कि 434343 आपका ये है, इसका रेकरिंग लिखेंगे तो ये 43 पर रेकरिंग आएगा। आप जानते हैं इसका अगर निकालने की बात करेंगे तो जितना रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखेंगे, 2 पर रेकरिंग है तो 2 लिख देंगे, तो यहां से सीधा सीधी आंसर आ जाएगा आपका सी 43/99 इज द राइट आंसर। चलिए सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। अब ये सवाल बताना है आपको, है ना, यहां पे बोला है कि अनीता 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5000 का ऋण लेती है, एक वर्ष के समाप्ति पर उसे ब्याज के रूप में कितना परसेंट देना पड़ता है? तो यहां पे देखा गया कि जो पी है, जो ऋण लेता है मेरे भाई, ये 5000 है, जो ऋण लेता है ये 5000 है, और 15% का डिस्काउंट 15% का साधारण ब्याज लेता है, एक साल में पूछ रहा है, एक वर्ष के समाप्ति पर उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान करना पड़ता है? तो एक साल की अगर बात करें तो एक साल में 15% ही लेगा, 15% ही लेगा, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 15 पचे 75, ये आपका 750 आंसर आ जाएगा, 750 इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है भाई, समझ पाए ये चीज? रवि प्रकाश राम बोल रहे हैं 27 का ई होगा, कौन क्या है 27 में? हाँ ठीक है, 27 में यहाँ पे 440 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। स्वाति कुमारी, चलिए सभी का आंसर आ रहा है आपका 750। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पे बोल रखा है कि एक बैग में 3000 रुपया था, तो एक बैग में अगर 3000 रुपया की बात किया जाए मेरे दोस्त, ये 3000 एक बैग में है, तो एक बैग में अगर 3000 रुपया तो किस रूप में रखा गया, इसके बारे में यहां पे दे रखा है। देखो यहां पे, जिसमें 50 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया मूल वर्ग के नोट हैं। मतलब यहां पे अगर नोट की मैं बात करूं तो 50 रुपये, एक बैग में 50 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है और 10 रुपये के नोट है। तो यदि 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये नोटों का अनुपात जो है, यहां पे देख लेंगे कि 100 रुपये के जो नोट हैं और ये आपका 50 रुपये के जो नोट हैं, और यहां पे देखेंगे मेरे भाई 10 रुपये के जो नोट हैं, नोटों के जो अनुपात दिया हुआ है, ये दिया हुआ है
8 और 10, ये जो दिया हुआ है नोट की संख्या दिया हुआ है। किसकी संख्या दिया हुआ है? नोट की संख्या दिया हुआ है, लेकिन कंफर्म वैल्यू देखा जाए तो ये आपका रुपया है। कंफर्म वैल्यू देखा जाए तो ये आपका रुपया में है और यहां नोट की संख्या में है। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन अगर सेट लेना है तो आप इंक्वायरी वाले नंबर पे आप फोन कर लेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएंगे, इंक्वायरी वहां पे कर लेंगे पप्पू जी। ठीक है, ये आया, लेकिन वहां पे कंफर्म वैल्यू 3000 दिया हुआ या नोट की संख्या है, तो नोट की संख्या को चेंज कर देंगे। हमको पहले रुपया में चेंज करना पड़ेगा, तो रुपया में कैसे चेंज होगा इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। 100 रुपया का 5 नोट आपके पास है, 100 रुपये का 5 आपको नोट दे दें तो आप क्या बोलेंगे कि सर 500 रुपया हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। 50 रुपये के आपके हाथों में 8 गो नोट थमा दें, तो 50 रुपये का जब 8 नोट आपके हाथों में थमा देंगे तो आप बोलेंगे ना कि सर ये आपका 400 रुपया होगा। ठीक है, हम 400 यहां पे कर लिए, इसी के अनुसार आपको चेंज, रेशियो के अनुसार ही हम चेंज कर रहे हैं। इसको कभी कट मत कीजिएगा क्योंकि इसके अनुसार ही चेंज हुआ है, आप कट करेंगे तो ये अनुसार ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये 10, ये कितना आएगा? 10 रुपये का 10 नोट दिए तो टोटल कितना आएगा? 100। तो सभी को अगर जोड़ा जाए, तो सभी को जोड़ा जाए तो ये आ जाएगा आपका 1000। अब 1000 यूनिट बराबर दे रखा है मेरे भाई, 3000 दे रखा है। 1000 यूनिट ये रुपया में है, ये 3000 दे रखा है दोस्त, कोई दिक्कत? निकालना क्या है? 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या कितना है? तो 50 रुपये के नोटों की संख्या 8 है, तो यहां से आप काट देंगे 3 0, तो ये आ जाएगा आपका 24 इज द राइट आंसर। 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? समझ पाए इसको? यहां पे दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 15 साल है। आप इसको बाय ऑप्शंस भी बना सकते थे, इसको बाय ऑप्शन भी बना सकते थे और ऐसे भी बनाने की कोशिश भी कर सकते। देखेंगे बाय, पहले अंतर 15 है तो सब में 15 का अंतर, यहां भी 15 का अंतर, यहां भी 15 का अंतर। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से दुगनी हो जाती। 5 साल पूर्व अगर ये करेंगे तो ये 30 आएगा और ये 15 आ गया। देखेंगे ये क्या, इसका दुगना हो गया, मतलब ए ही आपका आंसर हो गया। फिर आगे कोई भी आंसर आपका नहीं होगा, मतलब ए आंसर आ गया, मतलब यही ए आपका आंसर बाय ऑप्शन। एकदम आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट ही ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, पहले बोला कि 15 साल का अंतर, सब में 15 साल का अंतर था। दूसरा बात क्या बोला है कि 5 साल पहले छोटे व्यक्ति से दुगना हो जाता है बड़े व्यक्ति, तो 5 साल पहले तो ये आ जाएगा 30, ये भी 5 साल पहले 15, देखो दुगना आ रहा है, मतलब ये आंसर आ जाएगा। लेकिन क्लियर है इस बात को? लेकिन बाय प्रोसेस अगर हम बनाते हैं मेरे दोस्त, तो यहां देखेंगे 5 वर्ष पूर्व बड़े और छोटे आयु का दुगना है। अगर ये x होगा तो ये x, एक मिनट, ये अगर 1 होगा तो ये 2 होगा। एक बात बताओ कि दोनों व्यक्ति का जो अंतर होगा वो आज की अंतर और 10 साल बाद भी अंतर वही रहेगा। जैसे हम कह रहे कि मैं हूं और मेरा दोस्त है, उस दोनों के दोस्त के अंतर, जो बीच का अंतर है वो 5 साल है। तो बताओ 100 साल बाद भी हम दोनों के बीच का अंतर 5 साल ही होगा कि ऐसा नहीं कि 5 साल 100 साल बाद हो जाएगा तो अंतर चेंज हो जाएगा। अंतर हमेशा पहले भी, आगे भी या प्रेजेंट, हमेशा अंतर समान होगा, है ना। अंतर समान होगा तो 2 1 यूनिट बराबर दे रखा है आपका, कितना? 1 यूनिट बराबर 15 दे रखा है, तो 15 दूनी 30 और 15 का ही 15। लेकिन 5 साल पहले है तो वर्तमान कितना होगा, तो 5 साल सभी में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 35 और यहां भी जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 20। ये आंसर आ गया आपका बाय प्रोसेस आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो वो चेक कर लेंगे, है ना, मधु रंजन भारती, वो चेक कर लेंगे, आगे चेक कर लेंगे। तो आगे चेक करेंगे तो आगे नहीं आने वाला है, आगे कोई यहां पे ऑप्शन कोई मैच नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? एक संख्या में 3 अंक हैं जिनके, आप देखो इसको बाय ऑप्शन ही बना लेंगे, इसको अगर बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसको बाय ऑप्शन ही करेंगे। देखो कर, एक संख्या में 3 अंक है जिनका योग 18 है, तो 3 अंक है, सबका योग 18 आ रहा है।
सबका 18 योग आ रहा है, योग अंकों का योग करेंगे तो ये भी 18 आ रहा है, सम ऑफ डिजिट 18 आ रहा है। कह रहा है बीच वाला अंक दो अंकों के योग के बराबर है। बीच वाला जो अंक है ये दोनों के योग के बराबर है क्या? नहीं है। बीच वाला जो अंक है क्या ये दोनों अंक के बराबर है? 4 2 6 4 10 नहीं है। क्या ये बीच वाला जो अंक है ये दोनों अंक के बराबर है? ठीक है, बराबर है, ये सही है। ठीक है, दूसरा बात कर रहा है, ये तो आपका ये भी फुलफिल हो गया। यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, जैसे यहां पे संख्या आपका 396 है, इसको उलट दें तो 693 हो गया। तो जो अंतर आना चाहिए, ये जो आना चाहिए 257 अधिक हो जाएगा। तो यहां से भी हम लोग देखेंगे, है ना, 9 और यहां 257 ये भी अधिक हो गया। मतलब बी इज द राइट आंसर। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या इस बात को आप समझ पाए मेरे दोस्त? क्या इस बात को आप समझ पाए? यहां तक आपका जो क्लास था, ये आपका मैथ्स का जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। 8 क्वेश्चन था आपका, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आगे साइंस वाले सर हैं, जीएस वाले सर हैं, वो करेंगे अपना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, जरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जाड़े की रातों में, ठंड के मौसम की बात कह रहा है, अत्यधिक ठंडक पड़ने पर पानी की पाइप जो होती है वो फट जाती है। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो पानी की पाइप फटने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, पहले एक बहुत कंसेप्ट में सिंपल आपको बता देता हूं, वो ये कि एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को, ठीक है, जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद उसमें प्रसार होगा। प्रसार का मतलब होता है एक्सपेंशन। फैलाव होता है। ठीक है, फैलता है। फैलने का मतलब होता है कि वॉल्यूम या आयतन उसका बढ़ता चला जाएगा और जो उसकी डेंसिटी होगी, घनत्व होगी, घटती चली जाएगी। सामान्यतः वस्तुओं में यही होता है, लेकिन एक्सेप्शन यहां क्या है, अपवाद क्या है? पानी, वाटर। पानी के केस में ऐसा नहीं होता है। पानी को जब गर्म किया जाता है तो वो फैलने के बदले एक्चुअली में वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी सिकुड़ती है। लेकिन कौन सा पानी इस प्रकार के व्यवहार को दिखाती है? सभी प्रकार का पानी नहीं, वो वाटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाली पानी है, यानी 0 डिग्री सर अगर कोई पानी है तो वहां से अगर उसके तापमान को 1 डिग्री बढ़ाएंगे, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो 0 से 4 डिग्री तक क्या होता है? सीधा सीधा याद रखना है कि जल का जो आयतन है, वॉल्यूम, वो घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि पानी सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये कहेंगे कि जल का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो बढ़ता है, वो इंक्रीज करता है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 2 पॉइंट हो गए यहां पे। पहला तो यह हो गया कि जल का आयतन घटता है, जल का घनत्व बढ़ता है। ठीक, तो अब क्या देखेंगे? आयतन घटा, 1 डिग्री पे थोड़ा सा घटा, 2 पे और घटा, 3 पे और घटा, 4 पे सबसे ज्यादा घटा। तो 4 डिग्री पे वॉल्यूम जो होता है ऑफ वाटर इज मिनिमम, सबसे कम होता है। ठीक है, और 4 डिग्री पर जल का घनत्व, डेंसिटी जो होता है वो अधिकतम, घनत्व होता है अधिकतम। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि जब वॉल्यूम घटता चला जाएगा तो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। 4 डिग्री पर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन से पहले एक चीज और जान लें, 0 से 4 डिग्री तक तो क्या होता है कि सामान्यतः किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी तापमान पे हम गर्म करेंगे तो फैलेगी। पानी 0 से 4 तक फैलने के बदले सिकुड़ेगी। लेकिन 4 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर कर दिया जाए तो फिर पानी फैलना ही शुरू कर देती है, जैसे और सारी चीजें फैलती है। तो 4 डिग्री से अधिक तापमान पर पानी यानी जल फैलती है, फिर उसका वॉल्यूम बढ़ता है। 0 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर कर दिया जाए, यानी 0 डिग्री पर पानी बर्फ बनना शुरू होती है। ठीक है, और फिर उससे कम टेम्परेचर करेंगे तो पूरी पानी बर्फ में बदलेगी। बर्फ में जब बदलती है तब भी फिर यही होता है कि पानी फैलती है, पानी फैलती है। इस केस में भी
0 से कम तापमान होगा तो भी पानी फैलेगी, 4 से ज्यादा होगा तो भी फैलेगी। केवल 0 से 4 के बीच वो फैलेगी नहीं बल्कि सिकुड़ेगी। जब 0 से कम पर पानी फैलेगी तो जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी जो है वो बर्फ बन गई। बर्फ बनने का मतलब ये हो गया वो जम चुकी है, यानी अब वो 0 डिग्री से कम तापमान है तो वहां पर वो फैलना शुरू करती है। तो फैलने का मतलब पाइप में पानी भरा हुआ है, अब वो फैल रही है, वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब ये हो गया कि वो पाइप को क्या करेगी, फाड़ देगी, निकल जाएगी, क्योंकि लगातार उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। जमने के बाद पानी का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। करेक्ट जो आंसर इसमें आया वो सी। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर जो हुआ सी कि जमने के बाद पानी का जो है वो आयतन क्या होता है, वो बढ़ जाता है। पानी का जो आयतन है एक्चुअली में वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके लिए घटना होती है। 0 से 4 तक का कंसेप्ट आप याद रखेंगे, क्वेश्चन यहां से निकल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ये हमारे पास एक पॉइंट है, द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। देखिए नॉर्मल जो टेम्परेचर मेजर करने की जो थर्मामीटर होती है उसको हम कहते हैं मरकरी थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर इसको कहा जाता है। ये मरकरी थर्मामीटर जो है इसमें एक्चुअली में मरकरी लिक्विड के रूप में होता है। ठीक है, और मरकरी जो है लिक्विड के रूप में होता है, ये एक्सपेंड करता है इजिली, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। -39 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके अप्रोक्सीमेटली 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मरकरी थर्मामीटर काम करती है। इस बात को ध्यान में रखना है, -39 से 357 तक ये काम करती है। ये हो गया आपका मरकरी थर्मामीटर। ठीक है, एक हो गया। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर प्लेटिनम प्रतिरोध। देखिए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर भी होता है। इसमें प्रिंसिपल क्या कहता है कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी चीज में हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तापमान के। प्रतिरोध जो है तापमान के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो इस प्रकार के थर्मामीटर इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के बॉडी का तापमान बढ़ा हुआ है ना, तो उसमें रेजिस्टेंस जो दिखाया जाएगा मशीन पे वो इंक्रीज दिखाया जाएगा। टेम्परेचर अगर घटा हुआ है तो रेजिस्टेंस कम दिखाया जाएगा। इसके बेस पे काम करता है प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर। और इसकी जो रेंज होती है -200 से 430 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्सीमेटली इसकी रेंज होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सूर्य जैसी वस्तुओं का जहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, वो इसी वस्तुओं का टेम्परेचर अगर हमें मेजर करना हो तब हमें चाहिए होता है रेडिएशन पायरोमीटर। रेडिएशन पायरोमीटर, पायरोमीटर नाम के टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। रेडिएशन पायरोमीटर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। करेक्ट आंसर इसका आया सी। रेडिएशन पायरोमीटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये रेडिएशन पायरोमीटर जिस प्रिंसिपल पर काम करता है इसको कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम पर यह रेडिएशन पायरोमीटर काम करता है। और इसका जो फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, इस फॉर्मूले पे काम होता है। अब इसमें छोटी सी बात मैं समझा दूं, होता क्या है, जो एनर्जी सन से रिसीव होगी इस रेडिएशन पायरोमीटर में, उस एनर्जी को टेम्परेचर के रूप में वो मशीन कन्वर्ट करेगा और तब फिर पता चलेगा कि सन का तापमान कितना है। क्योंकि हम कांटेक्ट तो कर नहीं सकते हैं सन से, तो सन से आने वाली विकिरण को वो मशीन जो है उस पर कलेक्ट करवाया जाएगा एक निश्चित टाइम के लिए निश्चित एरिया पर, और तब जाके वो एनर्जी जो सन की है जो कलेक्ट हुआ है मशीन में उसको टेम्परेचर में कन्वर्ट करवाया जाता है इस फॉर्मूले के द्वारा। इसीलिए रेडिएशन पायरोमीटर किस फॉर्मूले पर बेस्ड होता है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा T4। इस फॉर्मूले को क्या नाम दिया गया है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम इसको कहते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका निकल गया। यहां पे थर्ड पे आइए। तीसरा पॉइंट है कि एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है। देखिए ये जो साउंड की क्वालिटी की चर्चा यहां पे की जा रही है,
है ना, कि इसका साउंड का अलग लगना सुनने में, ये एक्चुअली में होता है जिस प्रॉपर्टी के कारण से उसको पिच के नाम से हम लोग जानते हैं। पिच, ये साउंड की एक क्वालिटी को मेजर करने के तरीके होते हैं, एक प्रिंसिपल है ये पिच। अब इस पिच से हम क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि किसी व्यक्ति की जो आवाज होगी वो कैसी होगी। देखिए, अगर यहां पॉइंट को समझिएगा, साउंड जो है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज है, बहुत ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि पिच भी बढ़ा हुआ होगा, पिच भी बढ़ा हुआ होगा। और जब पिच बढ़ा होगा तो साउंड जो है वो श्रिल होती है। श्रिल का मतलब होता है पतली ध्वनि, पतली ध्वनि है। और इसके विपरीत ये एर्रो का क्या मतलब है, ये भी मैं समझाऊंगा अभी। अगर फ्रीक्वेंसी घट गई है, घटी हुई है, तो पिच भी घटेगा और साउंड जो होगी इसको कहेंगे ग्रेव, मोटी ध्वनि इसको कहा जाएगा, है ना, मोटी ध्वनि इसको कहा जाएगा। अब तो बात समझ लीजिए, पिच का सीधा संबंध किससे, फ्रीक्वेंसी से आ गया। एफ का मतलब यहां पे हो गया आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो जब हम साउंड को उत्पन्न करते हैं तो उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता उसकी आवृत्ति होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी के आधार पे पिच डिसाइड होता है। अगर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में पिच बढ़ा हुआ होगा। और बढ़े हुए पिच के केस में कोई भी हो, छोटा बच्चा हो या लेडीज हो, मतलब फीमेल हो, ठीक है, वो जो बढ़ा हुआ पिच जहां भी होगा वहां की साउंड जो निकलेगी वो श्रिल निकलेगी, पतली ध्वनि होगी। इसीलिए बच्चे जो होते हैं उनमें पिच बढ़ा हुआ होता है तो उनकी जो साउंड है वो श्रिल होती है। वुमेन में, महिलाओं की भी जो पिच होती है बढ़ी हुई होती है, इसीलिए वो साउंड श्रिल होता है। और इसका विपरीत अगर पिच घटा हुआ हो किसी में, जैसे मेल या पुरुष जो हो गए नॉर्मल एक, तो वहां पे साउंड ग्रेव होगा, मोटी ध्वनि होगी, क्योंकि उसमें पिच का मान कम रहेगा। कब रहेगा, अब ये पिच का इंक्रीज और डिक्रीज करने से तो संबंध हो गया साउंड के श्रिल और ग्रेव का। तो क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो ये इसमें निकल के ये आएगा कि छोटे बच्चे का जो पिच है वो बढ़ा हुआ है पुरुषों की अपेक्षा, इसलिए ध्वनि जो है श्रिल होगी। तो बच्चे की आवाज का ताड़त्व पुरुष की आवाज के ताड़त्व की तुलना में कम होता है, नहीं, ताड़त्व जो होता है अधिक होता है, पुरुष के ताड़त्व की तुलना में अधिक होता है। बी करेक्ट आंसर है, बी। द चाइल्ड वॉइस इज लाउडर देन द मेल वॉइस। पिच जो है, पिच बच्चे की आवाज का जो ताड़त्व है वो पुरुष की आवाज के ताड़त्व की तुलना में अधिक होगा। बी करेक्ट आंसर है। अधिक होने की वजह से क्या होगा कि साउंड जो होगी वो श्रिल हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट और भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन और भी आता है कभी कभी, क्या पूछेगा कि ये गाड़ी आपकी तरफ सीटी बजाते हुए आ रही है, तो आती हुई जो गाड़ी होगी और आप वहीं पे खड़े हैं या आप भी उसकी तरफ दौड़ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, जहां भी हैं आपकी तरफ आ रही है, तो उसकी आवाज कैसी होगी, ठीक है। और या कोई गाड़ी सीटी बजाते हुए आपसे दूर जा रही है तो उसकी आवाज कैसी होगी, उसी का यहां पे एर्रो हमने दिया है। जब दो चीजें एक दूसरे के नजदीक आए तो हम कहेंगे कि आवृत्ति बढ़ी हुई है, जब आवृत्ति बढ़ेगी तो पिच बढ़ जाएगा और ऐसी आवाज पतली होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं, कोई गाड़ी सीटी हॉर्न बजाते हुए मेरी तरफ आ रही है तो दूरी घट रही है, इसका मतलब हुआ कि पिच बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब ऐसी साउंड क्या होगी, श्रिल होगी। तो हमारी तरफ आती हुई कोई साउंड जो है वो श्रिल होगी, और हमसे दूर अगर कोई जा रही है, दूर जा रही है, तो उस प्रकार की जो चीज होगी वो क्या होगी, ग्रेव होगी, मोटी ध्वनि होगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से पिच से सीधा ये कनेक्टेड होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होती है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या है। देखिए, वाहन से वैसे तो बहुत सारी गैस निकलती है, अगर देखें हम तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, ठीक है। लेकिन इसमें से सबसे जो पॉल्यूटेड गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। नुकसान पहुंचाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट गैस और पॉल्यूटेड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, हम यहां पे लगाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां एक बात और ध्यान रखना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये मुख्य रूप से डीजल से निकलता है। डीजल से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों निकलते हैं, ठीक है। यहां क्यों, एक चीज और समझ में आ जाना चाहिए यहां पे कि डीजल जो है, डीजल में कच्चा सल्फर होता है,
कच्चा सल्फर। जब सल्फर जलेगा तब तो सल्फर डाइऑक्साइड, और कोई भी चीज अगर कच्ची हो यानी कच्चा चीज जो है वो कंप्लीट जल नहीं सकता है, इनसफिशियंट बर्निंग होगी उसमें, और अपर्याप्त जलने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जहां कहीं भी देखिए अपर्याप्त दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कच्ची लकड़ी को जलाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, सूखी लकड़ी जलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कच्ची चीज जो भी होती है उसमें अपर्याप्त दहन होता है और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो यहां हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। डीजल में कच्चा सल्फर होता है तो कच्चे से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, ये निकल गया, ये एक पॉल्यूटेड है। एक बात और ध्यान रखना है, पेट्रोल जो है, पेट्रोल में की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें TEL टेट्रा इथाइल लेड, TEL या BTX बेंजीन टोल्यून जाइलीन मिलाया जाता है, जाइलीन मिलाया जाता है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल जब जलता है ना तो उसमें से काफी अधिक मात्रा में तो हीट निकलती है जिससे गाड़ी चलती है, और कुछ मात्रा में साउंड निकलती है, ध्वनि, उससे गाड़ी नहीं चलती, वो बेकार चली जाती है। उस ध्वनि को भी हीट में बदलने के लिए कि पूरा का पूरा पेट्रोल जो है उससे केवल उष्मा निकले, साउंड नहीं निकले, इसके लिए क्या करते हैं, उसमें इस पदार्थ को मिलाते हैं, TEL टेट्रा एथाइलेड या BTX बेंजीन टोल्यून जाइलिन मिलाने के बाद क्या होता है कि पूरी पेट्रोल जो है उसमें साउंड नहीं निकलती, एकदम से कम हो जाती है और केवल उष्मा निकलती है। तो पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है ना। और पेट्रोल की गुणवत्ता जब बढ़ गई तो गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर में मापा जाता है, ऑक्टेन नंबर में मापा जाता है, ये याद रखिएगा। ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या में पेट्रोल की क्वालिटी को मापा जाता है। ठीक है, क्या मिलता है क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। TEL BTX, TEL या BTX इसको मिलाया जाता है पेट्रोल में और तब उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, पेट्रोल की क्वालिटी के लिए ऑक्टेन नंबर। यहां एक चीज और लिख दूं मैं, डीजल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए C10 नंबर का उपयोग होता है, C10 नंबर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। C10 नंबर डीजल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम लगाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। 4 का करेक्ट आंसर हुआ बी, 4 का बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। टेफ्लॉन क्या है, एक प्लास्टिक का फॉर्म है, प्लास्टिक है ये टेफ्लॉन, पॉलीमेराइजेशन ऑफ टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। ठीक है, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है, टेफ्लॉन का इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछेगा, एक तो ये प्लास्टिक का फॉर्म हुआ और दूसरी बात ये कि ये जो है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन नाम का जो पदार्थ है उसका बहुलीकरण यानी पॉलीमेराइजेशन, मतलब एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पर रखकर इस फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके जोड़ देना ताकि वो एक चैन बन जाए, है ना। इसी को हम टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के नाम से जानते हैं, और इससे जो बनता है वो टेफ्लॉन कहलाता है। ये एक नॉन अस्टिक सब्सटेंस है, नॉन अस्टिक्स सब्सटेंस के रूप में प्रयोग होता है, नहीं चिपकने वाला पदार्थ, नहीं चिपकने वाला पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
तो टेफ्लॉन क्या है? तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन यानी फ्लोरोकार्बन हुआ एक तरह से। क्या हो गया ये? फ्लोरोकार्बन। 5 का आंसर करेक्ट हुआ ए, फ्लोरोकार्बन। ये बेसिकली क्या है? फ्लोरोकार्बन है। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं तो उससे भी बेहतर ये है, अगर ये ऑप्शन यहां पे है तब तो ठीक है, और ये नहीं हो के ये हो जाए तो, इसलिए याद रखना है आपको टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन, कुकर वगैरह आप देखते होंगे जो नॉन स्टिक बनते हैं, जिसमें तेल वगैरह चिपकते नहीं है, तो ऐसे बर्तनों में ये जो है उपयोग में लाए जाते हैं, टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? जेनेटिक्स से रिलेटेड इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए थे बायोलॉजी में, और मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था कि जो भी ये एक्सपेरिमेंट किया करते थे, ठीक है, उनका एक वो डायनेस्टी तय कर लेते थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्या हुआ क्या हुआ। इससे क्या होता था कि जो परिवर्तन हुआ, जैसे यहां से शुरू किया उन्होंने एक्स, फिर उसी के वंश के स्पेसिस प्रजाति पे किया, फिर जेड पे किया, फिर ए पे किया, फिर बी पे किया, तो अब इनके पास ये सारा इकट्ठा है जो भी इन्होंने स्टडी किया है। अब इससे कंपैरिजन इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, है ना, और फिर इससे इसकी, फिर इससे इसकी, फिर इससे इसकी, इस तरह के कंपैरिजन से क्या होता था, उनको पता चल जाता था कि क्या परिवर्तन हुआ है, और उस परिवर्तन के कारण से वो एक सटीक थ्योरी देने में सक्षम होते थे। तो उस कंडीशन में इसका सबसे करेक्ट आंसर जो है, ठीक है, वो ये होगा कि उन्होंने वंशावली को अभिलेख रखे थे, यानी सी, दे केप्ट जेनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। इस रिकॉर्ड्स के कारण से वो कंपैरिजन कराने में काफी सफल हुए, और यही वो रीजन था कि वो काफी आगे बढ़ पाए। तो 6 का जो बेसिकली मेन कारण है वो सी हम यहाँ पे लगाएंगे, बेसिकली सफलता का मुख्य कारण है। थ्योरीज में बहुत कुछ उन्होंने दिया था, ठीक है, लेकिन जो मेन उनकी सक्सेस का कारण है वो बेसिकली ये पॉइंट है, एकमात्र ध्यान रखना है। ये दिखने में वैसे बायोलॉजी का क्वेश्चन लगता है, लेकिन थिंकिंग बेस्ड केवल है ये, कि कैसे वो सफल हो गए, उसके पीछे की वजह सी। करेक्ट आंसर हम लगाएंगे 6 का सी। ठीक है, अब आते हैं 7th में। 7th कह रहा है कि वृद्धावस्था, ओल्ड एज जो होता है, ठीक है, ओल्ड एज में जो त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका मुख्यतः कारण क्या होता है? जो स्किन होते हैं उसके ढीले पड़ जाने की वजह के कारण जो होते हैं वो देखो क्या है। ड्यू टू रिड्यूस सर्कुलर ब्लड, ये तो नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन से स्किन का कोई लिंक नहीं होता इसे। बेसिकली ड्यू टू लो फ्लेक्सिबिलिटी इन द सबक्यूटेनियस लेवल, बेसिकली यही होता है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर इसका होगा बी। उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, क्योंकि सारे टिश्यू से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, तो इनमें जब इलास्टिसिटी कम हो जाती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी के घटने की वजह से क्या होता है कि ये सबसे जो है ये कारण हमारे पास दिखता है। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास आया बी। करेक्ट आंसर हमारे पास इसका बी आया, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण से घटना होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, उपचर्मीय स्तर जो होते हैं उसमें लचीलापन कम होने की वजह से ये वृद्धावस्था में त्वचा जो है वो ढीली पड़ जाती है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। घात करोड़ छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु जो है ये क्या है? देखो, एक वायरस की चर्चा की जा रही है। घात करोड़ छिप जाओ का मतलब बेसिकली ये हुआ कि जो किल एंड हाइड, ये ऑलरेडी इन्फेक्ट करेगा और पता भी नहीं चलेगा, ऐसे विषाणु की वायरस की बात ये कर रहा है। कॉमन वायरस होता है जिसमें हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, कोई खांस भी दिया और वहां पे हम खड़े हैं तो हमें खांसी खुद भी हो जाएगी, क्योंकि वो वायरस जो है हमारे अंदर भी चला गया। तो इस प्रकार के वायरस जो है इसको आरएसवी वायरस के नाम से जाना जाता है, इसको आरएसवी वायरस के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हुआ ए। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका होगा ए। ये तो कोई होता नहीं है, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, एचआईवी के बारे में। ठीक है, तो आरएसवी विषाणु जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो मोस्टली जो आपके पास है ना, छींक आना, खांसी, सर्दी, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो एक्चुअली में आरएस विषाणु ही है। तो करेक्ट आंसर 8 का होगा ए, आरएस वायरस। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, इसमें वायरस जो है ये क्या है? वायरस तो दोनों है, ये लिविंग प्लस नॉन लिविंग, दोनों प्रकार की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एकमात्र एक्सेप्शन है धरती पे ये। ठीक है, दोनों प्रकार की चीजों को ये रिपीट करता है, लिविंग नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब हुआ कि ये जीवित है,
नॉन लिविंग का मतलब हुआ कि निर्जीव है, ये निर्जीव। तो वायरस जो है सजीव और निर्जीव दोनों को दिखाता है, ठीक है, दोनों को ये रिप्रेजेंट करता है। हाँ श्वेता कुमारी, देख रहा हूं मैं, एक सेकंड, इसको 8 को पूरा कर लें तब आते हैं 7 पे, ठीक है। तो ये जो है लिविंग भी है और ये नॉन लिविंग भी है, ठीक है, निर्जीव भी है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला हमारे पास कि वायरस जो है ये दोनों के बीच को कंडीशन को दिखाता है। कुछ कंडीशन में ये लिविंग हो जाएगा, कुछ में, अच्छा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अगर एक वायरस को रख दिया जाए किसी बोतल में क्रिस्टल के रूप में तो हजारों साल तक वो पड़ा रहेगा, वो निर्जीव है, और जैसे ही एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा, उसको तापमान मिलेगा, फिर वो एक्टिव हो जाता है, यानी फिर वो लिविंग बन जाता है। तो वायरस की सबसे खास बात ये होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें करेक्ट आंसर यहां पे आ गया एस। एक पॉइंट चलते हैं जरा 7 पे, जरा देख लें। 7 का करेक्ट आंसर, ड्यू टू लैक ऑफ एडिपोज टिश्यू इन द स्किन। एडिपोज टिश्यू, चर्म में वसा उत्तक की, देखिए चर्म में वसा उत्तक की कमी जो है, करेक्ट आंसर एकदम से इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्चुअली में हीट जो है ये स्किन को उस तरह से नहीं रख पाती जो एक्चुअली में कह रहा है ये कि विडलिंकल्स जो हो रहा है यहाँ पे, झुर्रियां जो आ रही है, उसका इस फैट से कोई लिंक नहीं होता है। फैट का लिंक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। एक्चुअली में है क्या कि जो टिश्यू हमारे हैं ना, वो टिश्यू हमारे फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने की वजह से क्या होता है कि वो जैसे जैसे ढलते जाते हैं साइज में, आकार में या शेप में, उसी शेप को गेन करते रह जाते हैं। तो उस परिस्थिति में जो है ये पूछ रहा था केवल झुर्रियों की बात यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे हमने इसका करेक्ट आंसर बी दिया है, और मुझे लगता है कि सही आंसर ही आपका होगा, बी होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि इसका कोई लिंक उसके साथ है नहीं वसा उत्तक की कमी के कारण। अगर वसा उत्तक में कमी हो जाएगी तो पता है क्या होगा, एक व्यक्ति दुबला हो सकता है, उसमें फैट नहीं है। दुबला होने का मतलब स्किन में झुर्री और से मतलब नहीं है, वो स्किन टाइट रहते हुए भी एक व्यक्ति दुबला हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली फैट का कारण बनता है, ये बेसिकली फैट या मोटापा का कारण बनता है, वो दोनों अलग चीज है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये हीट को रोकने का काम करता है, ठीक है, वो अलग चीज है। तो करेक्ट जो आंसर हमारा होगा ये हमारे हिसाब से बी ही होगा, ठीक है। इसको अभी करेक्ट आंसर आप लगाइए, उसे मैं एक बार और भी कंफर्म करके देख के अगले क्लास में आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक आप रखिए बी करेक्ट आंसर, 7 का बी, ठीक है। अब इसके बाद एक तो ये जो ये कोर्स है 24 अप्रैल से चलाया जा रहा है, फास्ट रिवीजन कोर्स, ये ध्यान रखिएगा इसको। ये पीआरटी 1 से 5 तक का है, इसमें 499 फीस है। अगर आप इसमें रिवीजन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रिवीजन बैच एक्चुअली में है ये, और ऑफलाइन में ऑफिस में, या फिर आप ऑनलाइन ऐप के माध्यम से इसमें जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा वाक्य सिपाहियों के दुख के मूल कारण थे। एक्चुअली में ये सिपाहियों के दुख के मूल कारण थे ना, तो मुझे लगता है 1857 की चर्चा ये कर रहा है। 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह की चर्चा एक्चुअली में ये कर रहा है, ठीक है। तो ओके, अगर उसका सही आंसर होगा तो मैं एक बार चेक करके कंफर्म करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, उसको चेक कर लेते हैं एक बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। इसमें देखिए, अब इसमें क्या है, 1857 का एक विद्रोह, इस विद्रोह में जो घटना होती है सिपाहियों के साथ, उससे संबंधित क्वेश्चन ही पूछ रहा है। 1857 का डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, यह पूछ रहा है कि आखिर जो विद्रोह हुआ था उसके पहले वो कौन सी घटना थी, सिपाहियों के दुख के कारण क्या थे, ताकि उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। एक्चुअल पॉइंट यहां पे ये है, ठीक। देखिए, वेतन में बढ़ोतरी का निर्णय, सिंपल सी बात है, तो पहले से ही निकल के बाहर हो जाएगा। अगर जो सिपाही हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी तो फिर क्यों आंदोलन करेंगे, है ना। उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं होती थी, ठीक है। तो ये तो गलत बात है, ये तो लाइन गलत है, इसका दुख का मूल कारण ये नहीं होगा। अंग्रेज अफसरों द्वारा सिपाहियों के साथ गलत व्यवहार, ये बात तो सही है। जो भारतीय सिपाही होते थे उनके साथ उनका व्यवहार सही नहीं होता था, बार बार अपमान सहना पड़ता था उनको, ठीक है। तो ये
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। एक तो पॉइंट ये हो गया। अब जरा ये दूरवर्ती प्रदेशों में लड़ने के दौरान प्रदत्त भत्ते को अंग्रेजों द्वारा निरस्त करना, जो उनको एक्स्ट्रा कुछ मिलता था वो खत्म कर दिया गया था सिपाहियों को, ये भी एक सही बात है। अंग्रेज हुकूमत के आदेशानुसार समुद्र पार जब भी सिपाहियों की जरूरत पड़े उन्हें भेजना, हाँ उस समय एक सबसे बड़ा मुद्दा था ये। जो भारतीय सिपाही थे वो समुद्र पार जाने से कतराते थे क्योंकि उनके धर्म के विरुद्ध था, लेकिन यहां पे क्या कहा गया था कि समुद्र पार जाना होगा, तो इससे भी वो दुखी थे। सेकेंड थर्ड पॉइंट से दुखी थे, सेकेंड से दुखी थे ही थे। और पांचवा एक पॉइंट जो आ रहा है, अंग्रेज सेना के अफसरों द्वारा ईसाई मिशनरीज को बढ़ावा देना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, है ना। तो इस तरह से मुझे लगता है कि 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 और 5 ये चारों आंसर होगा। 2, 3, 4 एंड 5, तो करेक्ट आंसर इसका सी आ गया। करेक्ट आंसर आया सी। 1857 वाले में जो दिक्कत थी, सिपाहियों के दुख के इतने सारे कारण थे, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने 1857 का विद्रोह किया था। तो करेक्ट आंसर इसका हुआ सी। 9 का करेक्ट आंसर जो है वो सी है, बिना किसी डाउट के, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 भी 1857 के ही है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह का सिपाही कौन था, सेना कौन था? बख्त खां। तो जब बख्त खां था तो उन्होंने बख्त खां को दिया, ने सीधा सा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी। तो बहादुर शाह जफर जो है उसका सिपाही बख्त खां था, ठीक है। अच्छा, जो नाना साहब थे कानपुर, नाना साहब, इनका तात्या टोपे इनके सेनापति थे, तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे को मान सिंह द्वारा विश्वासघात कर अंग्रेजों के हवाले करवा दिया था, है ना। अंग्रेजों के हवाले करवाया था, यहां ध्यान रखिएगा इस बात को, अंग्रेजों के हवाले करवाया था, ठीक है, 1857 में। और बेगम हजरत महल ये लखनऊ में इन्होंने विद्रोह को संभाला था। सबसे अंग्रेजों के बड़े दुश्मन अहमदुल्ला थे, सबसे बड़े दुश्मन अंग्रेजों के थे अहमदुल्ला। कहां? फैजाबाद और कई जगहों पर इन्होंने अंग्रेजों को हराने का काम किया था, ठीक है। अहमदुल्ला, फैजाबाद, इस पे भी कई क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास आता है इसमें से सी, बख्त खान। और शुरुआत जो हुई थी वो 11 मई 1957 ये दिल्ली से, 11 मई को शुरुआत हुई थी दिल्ली, ठीक है। 10 मई को मेरठ, 11 मई को दिल्ली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 फिर 1857 की बात है कि संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? हमने पहले भी क्लास में बताया हुआ है कि सर्वाधिक संख्या कहां से थी। करेक्ट आंसर क्या होगा? अवध। सबसे अधिक कहां से? अवध से। ध्यान रखना है यहां पे, अवध से सबसे अधिक सैनिकों ने भाग लिया था 1857 के संघर्ष में। जब संघर्ष समाप्त हुआ, विद्रोह के पश्चात सैनिकों के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का निर्माण किया गया था। और इस पील आयोग की सिफारिश पर जो नई सेना गठित की गई भारत की, उसमें पंजाबियों को ज्यादा जगह मिली थी, ठीक है। और ये अवध वाले जो थे, बंगाल के जो थे, इनको कम कर दिया गया था, इनकी संख्या को कम कर दिया गया था, ठीक है। तो ये पील अली आयोग बना था। उसके बाद 1857 के बाद बिहार से शुरू कहां? रोहिणी से, देवघर झारखंड अभी वर्तमान में है, ठीक है। इसमें बिहार के लीडर कौन? पटना आपके हो गए पीर अली। संपूर्ण बिहार जगदीशपुर से हो गए कुंवर सिंह।
ठीक है, कुंवर सिंह थे। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि कुंवर सिंह के जो पिताजी थे, पिता राजा भोज के, भोज वंश से संबंधित रहे थे। वहां पे शायद दीवान वगैरह का काम किया था इन्होंने, संबंधित रहे थे। तो एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कुंवर सिंह के जो पिताजी थे वो राजा भोज के दरबार से संबंधित थे। मैं लिख रहा हूं दरबार से संबंधित थे, ठीक है। इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पटना में पीर अली ये, और यहां पे एक पॉइंट और भी बिहार में कि मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह इसी समय हुआ था 1857 से ही जोड़ के उसको देखा जाता है, जब कैदियों ने पीतल के लोटे की मांग करते हुए मिट्टी के लोटे को रिजेक्ट कर दिया था। पहले उनको पीतल का लोटा मिलता था, बाद में मिट्टी का दे दिया गया, ठीक है। तो इसके लिए किया था इन्होंने। इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। कौन कौन से कथन राम मोहन राय के बारे में असत्य हैं? असत्य है ये पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। राम मोहन राय, इनके आगे लगाया गया राजा, उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, ठीक है, अकबर द्वितीय इसके पेंशन को बढ़वाने के लिए कहां गए? लंदन, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई, वहीं इनकी समाधि है। ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, लौट के नहीं आ पाए, मृत्यु हो गई। राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय, मुगल बादशाह था, ठीक है, इसने। अब इन्होंने जो थ्योरी दिया था, ब्रह्मा समाज की थ्योरी थी, ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी, है ना, 1828। और इनकी थ्योरी थी एकेश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर। पहली बात तो ये एकेश्वरवाद। दूसरा पॉइंट क्या था उसके साथ इनकी थ्योरी का, कि वेद एवं उपनिषद पर ज्यादा जोर दिया, कि उसकी व्याख्या हम करेंगे, लोगों को बताएंगे कि वेद और उपनिषद की व्याख्या से क्या कुछ हासिल हमारा हो सकता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था इनका, ठीक। तीसरा पॉइंट ये भी इन्होंने कहा था कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर समाज सुधार होना चाहिए, ये इनका कहना था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान रख, सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर, ठीक। तो अब समझिए बात को। ईसाइयत पर उनकी किताब में जीसस के नैतिक और आध्यात्मिक मर्यादा और चमत्कार की बातें हैं। ऐसी कोई बात नहीं है उनकी बुक में, ठीक है। जैसे उन्होंने बुक जो लिखी थी मिरातुल अखबार, फारसी में था, ये था फारसी में, ठीक है, फारसी। संवाद कौमुदी, ये संभवतः बंगाली में था, ठीक है, संवाद कौमुदी, इस प्रकार की पुस्तक, उसमें कोई चमत्कार की चर्चा उन्होंने नहीं की थी, ठीक। तो एक तो यह सत्य हो गया, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, उन्होंने ईसाई मिशनरियों की निपुणता से हिंदू धर्म और वेदांत दर्शन की अज्ञानियों से रक्षा की, करेक्ट। अपनी ब्रह्मा समाज की मीटिंग में उन्होंने ब्राह्मणों के साथ साथ अन्य जाति के लोगों को भी वेद पढ़ने की अनुमति दी, यह भी सही नहीं है, ठीक है, यह सही नहीं है। उन्होंने अन्य धार्मिक शिक्षाओं को भी शामिल किया, तो मैं बता चुका हूं कि अन्य धर्म जो भी अच्छी धर्म है, अलग अलग धर्मों की जो अच्छी बातें हैं उसको स्वीकार करने के लिए कहा इन्होंने। तो गलत पॉइंट इसमें से दिया हुआ है फर्स्ट, और गलत पॉइंट दिया हुआ है थर्ड। सेकेंड और फोर्थ इनका सही पॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड असत्य है, तो फर्स्ट थर्ड यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। करेक्ट आंसर इसमें से निकल के आएगा ए। फर्स्ट और थर्ड इनका गलत लिखा हुआ है, यहां पे कोई चमत्कार की उन्होंने बात नहीं की, और उन्होंने सबको वेद पढ़ने की अनुमति भी नहीं दी, ठीक है। लेकिन उन्होंने ईसाई मिशनरियों की निपुणता से हिंदू धर्म और वेदांत दर्शन की अज्ञानियों से रक्षा की थी। यह पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, सही बात है।
उनका मतलब यह हुआ कि जो ईसाई मिशनरी भारत में प्रचार कर रहे थे उनका सहयोग लेकर उन्होंने अन्य लोगों को समझाने का प्रयास किया कि सामाजिक कुरीति को खत्म करो और जो नॉर्मल सिचुएशन है उसको लेकर आओ, ठीक है ये, और अन्य धार्मिक शिक्षाओं को भी शामिल किया। तो इस तरह से करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया आपके पास ए, फर्स्ट और थर्ड। अब आइए नेक्स्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए 1916 के लखनऊ समझौते। 1916 का लखनऊ समझौता जो हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, है ना, मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अच्छा, इसमें मिलन क्या क्या हुआ था? दो हुआ था, देखिए दो मिलन हुआ था इसमें। एक तो हुआ उग्रपंथी को कांग्रेस में पुनः शामिल किया गया, पुनः शामिल किया गया, एक तो पॉइंट ये हुआ था। और दूसरा ये हुआ था कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, ठीक है, दोनों जुड़ के आई थी इसमें। इसके बारे में तो क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं जा रहा है, केवल इसके बारे में कहा जा रहा है। उग्रपंथी जिनको निकाल दिया गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में, है ना, उग्र जो पंथी थे, जो क्रांतिकारी सोच के व्यक्ति थे, उनको बाहर कर दिया गया था, उनका फिर शामिल होना इसमें। और दूसरा कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का मिलन हुआ, मुस्लिम लीग का मिलन हुआ। और मिलन का आधार क्या बना पता है? दोनों के मिलन का आधार यह था कि सांप्रदायिक निर्वाचन को इसमें स्वीकार किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार किया गया, भारत विभाजन को स्वीकार नहीं किया गया था, स्वीकार किया गया कि मुस्लिम के लिए किया गया अलग से निर्वाचन व्यवस्था की जानी चाहिए। इस पर सहमत हुए थे कांग्रेसी, तभी जाके मिलन हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हुए ये जो सम्मेलन है ये बुलाया गया था। अब जरा आते हैं पॉइंट में, लखनऊ समझौते में कौन सा कथन सही है कह रहा है? यह समझौता हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग इकाइयां मानकर किया गया, बिल्कुल सही बात है, ये किया गया। अभी बता रहा हूं, दोनों को अलग इकाई माना गया क्योंकि सांप्रदायिकता की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, ठीक है। एक तो करेक्ट है फर्स्ट पॉइंट। बी है, यह समझौता हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग इकाई मानकर नहीं किया, तो गलत हो गया, इसका उल्टा। इस समझौते के द्वारा लीग की पाकिस्तान की मांग को मान लिया गया, ये भी गलत है। अच्छा, ऑप्शन एक ही था, तो ये आंसर करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। इसमें कोई विभाजन की बात नहीं हुई थी, केवल इतने पॉइंट्स हुए थे, ठीक। अब जरा बिहार से देख लें इसमें 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, तो राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण दिया था, इसी में ध्यान रखिएगा, ये 1916 में। और 1960 में एक पॉइंट और भी कि पटना विश्वविद्यालय से संबंधित बिल पास किया गया था, बिल पास किया गया था, ठीक है। ये दो पॉइंट याद रखेंगे जो इससे संबंधित है। आगे आते हैं 13 के बाद 14 पे। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो था ये लोगों को एजुकेट करने के लिए था, लोगों को शिक्षित करने के लिए, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागृत हों, शिक्षित करने के लिए, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना उनमें आए, इसके लिए ये स्थापित किया गया था। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक, ए करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ए। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये जो है 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में ध्यान रखिएगा कि इनका एक तो 1893 इसमें इन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी, गणेश उत्सव, ठीक है, इन्होंने शुरुआत की थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इनके द्वारा गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी गई थी
और गणेश उत्सव के तहत एक चौड़े याद रखना है, वो शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत इन्होंने की थी। शिवाजी उत्सव 1895, ठीक है 95। गीता रहस्य नाम का पुस्तक इनका एक फेमस पुस्तक है, ठीक है, जो इन्होंने लिखा था बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ठीक। गोपाल गणेश अगरकर ने, कल ही क्वेश्चन आया था, सुधारक नाम की मैगजीन या पुस्तक को लिखी थी, गोपाल गणेश अगरकर ने, सुधारक। यह एक पॉइंट और ध्यान रखना है, इस प्रकार की एक और सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जो ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, ये तो साउथ में भारत में स्थापित हुआ था, ठीक है। इसमें इतने पॉइंट्स हैं 14 में। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है या तथ्य सत्य नहीं है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 33 के बीच हुआ था। सविनय अवज्ञा में जो कुछ फैक्ट्स कॉमन है, जो आपको याद है, मैं एक बार केवल रिपीट करवा देता हूं। टोटल अनुयायी 78, कुल यात्रा 240 या 241 मील की, ठीक है। पांच अप्रैल को दांडी पहुंचना और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ना। नमक कानून तोड़ना, इतने पॉइंट तो थे, ठीक है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, ठीक। अब इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें महिलाओं, कृषकों और व्यापारिक समूहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बिल्कुल नहीं लिया, ये सही नहीं है। महिलाएं एक आध थी, बहुत कम, नहीं के बराबर। कृषक और व्यापारी नहीं थे। हिंदू मुस्लिम एकता, ये पॉइंट तो सही है। कांग्रेस को एक संगठन के रूप में अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया, ये भी सही है। कांग्रेस को संगठन के रूप में अधिक शक्तिशाली इस आंदोलन ने बनाया, ठीक है। श्रमिकों की भागीदारी बहुत अधिक थी, ये पॉइंट सही नहीं है। श्रमिकों की भागीदारी नहीं थी, इसका मतलब हुआ कि सही नहीं पूछ रहा है, तो 1 और 4 सही नहीं है, सी आंसर होगा। करेक्ट आंसर इसका हुआ सी, ठीक है, करेक्ट आंसर सी हुआ। इसमें 1 और 4th, ठीक है, फर्स्ट और 4th ये सही नहीं है, बाद बाकी सारा कुछ इसमें सही है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें अगर बिहार की बात की जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो बिहार में देखिएगा कि 3 प्रकार के जो आंदोलन थे, उसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से था, ठीक। एक तो नंगी हड़ताल जो था, छपरा के सैनिकों के द्वारा किया गया था, वो इसी के पक्ष में, एक तो पॉइंट ये था। दूसरा था नखास पिंड आंदोलन। नखास पिंड आंदोलन, आंदोलन अंबिका चरण के नेतृत्व में, पटना के पास हुआ था ये, नेतृत्व में, ठीक है। ये तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आंदोलन था। और एक था चौकीदारी कर। चौकीदारी कर, चौकीदारों ने कर देना मना कर दिया, उन्होंने जॉब छोड़ दी अपनी, ठीक है। तो ये 3 जो आंदोलन थे वो रिलेटेड थे बिहार से, याद रखिएगा इस बात को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में 3 प्रकार के आंदोलन बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। और 1857 में लोटा विद्रोह जो हुआ था वो बिहार में, वो 1857 से संबंधित था। ये तीनों विद्रोह जो हैं ये संबंधित हैं, विद्रोह कहें या आंदोलन कहें, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे, ठीक। अब आइए नेक्स्ट। वर्ष 56 में राज्यों के पुनर्गठन, 1956 में राज्य के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग बनाया गया था। फजल अली आयोग, ठीक है, ये बना 1953 में ही, ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा 53 में बना। और इसकी जो सिफारिश हुई 56 में, सिफारिश जब आई, लागू कर दिया गया, सिफारिश पहले आई थी सिफारिश, इसमें कहा गया था कि भाषा के आधार पर
राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। राज्यों का निर्माण हो सकता है, हो सकता है, बस उसमें कंडीशन है कि देश की एकता और देश की अखंडता सुनिश्चित रहनी चाहिए। देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखते हुए जो है भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो सकता है। इस कमेटी की सिफारिश से पहले सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि भाषा के आधार पर अलग अलग निर्माण यहां बनेगा, ठीक है, यहां किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहां यह भी ध्यान रखना है कि भाषा के आधार पर मद्रास से अलग अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य फर्स्ट था, ये फर्स्ट बनाया गया। भाषा के आधार पर प्रथम जो राज्य बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है, किससे? मद्रास से लग करके, करेक्ट। तो ये 1953 में बना, 1953 में बनाया गया था। उसके बाद काफी विवाद हुआ, तब जाके फजली आयोग आया था। आयोग की सिफारिश में पूरे राज्यों को अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड करना था, किसी के क्षेत्र को काटना था, किसी के क्षेत्र को जोड़ना था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 56 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए थे? पूर्णिया और पुरुलिया, ठीक है। पूर्णिया का जो डिस्ट्रिक्ट था, जो क्षेत्र पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, इसके कुछ क्षेत्र दिए गए थे, पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे, ठीक, क्योंकि उसकी वहां पे भाषाई समानता मिल रही थी। तो करेक्ट आंसर 16 का हो गया सी। इतने पॉइंट्स आप उसके याद रखेंगे, ठीक है। 17, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? करेक्ट आंसर है पश्चिमी चंपारण। याद रखेंगे आप इसको, पश्चिमी चंपारण। बिहार की जब मिट्टी की बात आती है ना, बिहार की मिट्टी, तो इसको हम दो क्षेत्रों में, दो भागों में बांट के देखते हैं। एक नॉर्थ बिहार की, नॉर्थ बिहार, और एक देखते हैं साउथ बिहार, साउथ बिहार की मिट्टी, ठीक है, दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार की मिट्टी। नॉर्थ बिहार में आपके पास आ जाएगा जलोढ़, एल्यूवियल सॉइल। जलोढ़ के भी दो, खादर और बांगर, ठीक है। बांगर मतलब पुरानी जलोढ़, इसको बलसुंदरी भी कहते हैं, बलसुंदरी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्थ बिहार में यही मिट्टी पाई जाएगी। साउथ बिहार की तरफ अगर आप आते हैं तो इसमें से एक तो मिलेगा आपको ताल या टाल की मिट्टी, दूसरा एक मिलेगा पुरानी जलोढ़, जिसको बांगर नहीं कह के कड़ैल या केवाल मिट्टी कहते हैं, कड़ैल या केवाल मिट्टी, है ना। ये है एक्चुअली में पुरानी जलोढ़ ही, काफी उपजाऊ मिट्टी होती है ये। और ये टाल वाली, जिसमें बेसिकली दलहन और रबी और खरीफ दोनों प्रकार के फसलों को इसमें उपजाया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरा, दक्षिण बिहार में एक और मिट्टी पाई जाएगी तीसरे प्रकार की, ये पठारी क्षेत्र की मिट्टी होगी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी पठारी क्षेत्र की मिट्टी होगी, ठीक है, मिट्टी होगी। पश्चिमी चंपारण का जो इलाका है, वो जो शिवालिक का क्षेत्र होता है, उसमें जो कंकर और पत्थर जो छोटे छोटे हिस्से में पाए जाते हैं बजरी जैसे, और दलदली क्षेत्र में मिट्टी जो पाई जाती है, वो पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये जो है बेसिकली पश्चिमी चंपारण के बेल्ट में पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हम मिट्टी का वो करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% मैदानी इलाका है। 4% में पठार पहाड़ जो है मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 96% बिहार का क्षेत्र मैदानी पड़ता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया पश्चिमी चंपारण। 18 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दिबांग, कामेंग और लोहित किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा, बिना किसी डाउट के ब्रह्मपुत्रा की सब क्या है? सहायक नदी है। लोहित जैसे ही है, लोहित, कामेंग, दिबांग, ये सब ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है यांगसी ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। यांगसी ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास ही है यांगसी ग्लेशियर। यह 1300
मान के चलिए लगभग किलोमीटर जो है ये भारत में प्रवाहित होती है, होती है। कुल लंबाई अगर देखें तो लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये हो गया ब्रह्मपुत्रा का। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्रा जो है इसको तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसे बताना चाहता हूं कि असम में ब्रह्मपुत्र गुम्फित मार्ग का अनुसरण करती है, जिसके कारण कई सारे नदी द्वीप का निर्माण होता है। माजुली एक ऐसा ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसके संरक्षण के लिए पूरा काम हो रहा है। और असम में इस माजुली को एक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। मैं क्या बता रहा हूं कि ब्रह्मपुत्र जो है गुम्फित मार्ग का अनुसरण करती है। एक धारा यहां से आई, एक यहां से आई, वो दोनों मिलकर फिर आगे बढ़ गई, बीच का क्षेत्र सूखा रह गया, तो यहाँ पे एक द्वीप जैसा बन गया। वैसे जनरली द्वीप हम लोग समुद्र में देखा करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या देखा जाता है असम में कि इस ब्रह्मपुत्र नदी में छोटे छोटे द्वीप आपको पाए जाएंगे कई सारा। ये बहुत कम जगहों पे देखा जाता है। तो इसी प्रकार का एक द्वीप माजुली द्वीप है ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। और ये द्वीप बनता क्यों है ब्रह्मपुत्र में? क्योंकि वो गुम्फित मार्ग का अनुसरण करते हुए चलती है, गुम्फित मार्ग का। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर आपका हो गया ब्रह्मपुत्रा। करेक्ट आंसर जो आपके पास आ गया वो आया ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। 19, भारत के उत्तरी से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये तो याद करने वाली चीज है, 3214 किलोमीटर। और उत्तरी से दक्षिणी छोर की ये हो गई। अगर पूर्व से पश्चिम की पूछे 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की है, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेके और इधर हम चलेंगे अगर गुजरात तक, तो वहां की दूरी लगभग इतनी है। ठीक है, यानी भारत का जो विस्तार है वो नॉर्थ साउथ ज्यादा है, उत्तरी दक्षिणी, इन कंपेरिजन टू पूर्व से पश्चिम के बीच। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम के मध्य लगभग अक्षांशीय रूप से 2 घंटे का अंतर पाया जाता है ना। जो अक्षांश हम देखते हैं जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए लॉन्गिट्यूड, तो उसके हिसाब से पूरब से पश्चिम के मध्य जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है उसमें 2 घंटे का अंदर देखा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय होगी तो गुजरात में जाके वो 7 बजे के आसपास होगा। इतने का डिफरेंस एक्चुअली में देखा जाता है। ठीक है, इतने का डिफरेंस देखा जाता है। तो कुल मिला के ये पॉइंट है, इसको आपको इसमें से याद रखना है। और जो टाइम जोन है 82 डिग्री 5 मिनट, ये जो है हमारा स्टैंडर्ड टाइम लैटिट्यूड रखा गया है। और ये कहां से? तो
प्रयागराज यानी इलाहाबाद जो पहले था के नैनी से गुजरता है, नैनी से गुजरता है ना। और ये ग्रीन बीच से, ग्रीन बीच जो 0 डिग्री है से 5.5 घंटे आगे है, उसके हिसाब से जो है वो तय होता है टाइम। तो ग्रीन बीच जो है उससे 5.5 घंटे आगे है 0 डिग्री देशांतर से, उसके हिसाब से हमारे यहाँ टाइम जोन जो है बनाया गया है। ठीक है, एक ही टाइम जोन चलता है। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया 3214 किलोमीटर। अब आइए 20, हिमालय में हिमरेखा स्नो लाइन निम्नलिखित के बीच होती है। पहली बात तो कि स्नो लाइन का मतलब एक्चुअली में ये होता है कि जिस ऊंचाई या हाइट पर स्नो यानी बर्फ प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके, ठीक है, उसी को हम कहते हैं एक्चुअली में स्नो लाइन, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके। और ये हाइट 4500 किलोमीटर से एबव, 4500 किलोमीटर या उससे एबव पे होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होगी, तो ये 45 से 6000 मीटर। ठीक, ये सबसे आसान इसमें से आपको पाई जाएगी। सी करेक्ट आंसर इसका होगा 20 का जो करेक्ट आंसर है ये सी। ठीक है, 45 से 6000। हालांकि इसमें से कुछ कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी है, अब हम ये भी यहां पे डाल सकते हैं 4000 टू 5800 भी। ठीक है, ये भी तो, लेकिन बेसिकली जो माना जाता है 45 से ऊपर तक ही माना जाता है, 45 से ऊपर। तो 4000 में थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैंने इसको 45 से 6000 के बीच का माना। ये दोनों ऑप्शन में बहुत ज्यादा अंतर कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप हमारे हिसाब से सी आप लगाएंगे करेक्ट आंसर। इसमें एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि हिमालय की जो डिवीजन है उसमें एक जो हमारी हिमाद्री आती है, हिमाद्री जिसको हम कहते हैं, ये बृहत हिमालय है, बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय। ठीक है, इसमें हिमाद्री हो गई, इसकी ऊंचाई जो हो गई 6000 से ऊपर, 6000 मीटर से ऊपर या वहां तक की, ये हो गई, ये कहलाया हिमाद्री। दूसरा हो गया मध्य हिमालय, मध्य हिमालय ये हमारा हिमाचल श्रेणी कहलाता है, हिमाचल। इसका होता है 3700 से 3700 से 4500 मीटर तक। ठीक है, ये हाइट के हिसाब से बता रहा हूं। और एक हो गया बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय। निम्न लोअर हिमालय जिसको कहते हैं, ये हो गया शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है, ये शिवालिक। ठीक है, और इसमें 400 से 1200 या 300 से 1200 मीटर तक एक्चुअली इसकी हाइट को हम मानते हैं। तो इस प्रकार से 3 तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं, बृहत, मध्य और निम्न। ठीक है, इसमें से यहां जो है आपको सबसे अधिक बर्फ जो आइस जो मिलेगा वो बृहत हिमालय के क्षेत्र में ही मिलेगा। ठीक है, चाहे एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, इस प्रकार के क्षेत्र यहां पे मिलेंगे आपको। ठीक है, जो मध्य हिमाचल है इसमें पीर पंजाल की श्रेणी मिलेगी, पीर पंजाल, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, ये सब इसमें मिलेगी। ठीक है, और जो शिवालिक या निम्न हिमालय है इसमें आपको देहरादून, दून घाटी इसी में पाई जाएगी, हरिद्वार, ये सब क्षेत्र जो है ये आपको इसी में मिलेगा। ठीक है, और हिमाद्री वाले क्षेत्र में आपको हो गया कंचनजंगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, नामचा बड़वा, ये सब हिमाद्री के बीच आता है। ठीक है, तो ये डिवीजन होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आया 20 का सी। 20 का करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, 4500 से लगभग 6000 के बीच। ओके, अब आइए 21 पे। ये फिर पीआरटी का ये जो बैच है 1 से 5 तक का, ये 24 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। इसमें फास्ट ट्रैक बैच है। ठीक है, फास्ट रिवीजन का 499 इसकी फीस है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 21। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, करेक्ट याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पर। ठीक है, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात
कहाँ? ये नर्मदा में। ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात हो गया। तो एक तो ये पॉइंट है। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक, कर्नाटक, जोग या गरसोप्पा, गरसोप्पा, ये शरावती नदी, शरावती नदी कर्नाटक, इसको गांधी सागर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे, ये सब कुछ महत्वपूर्ण जो है ये जलप्रपात है, ठीक। एक यहां पे आई दूध सागर भी है, इसको भी याद रखिएगा, मांडवी नदी पे, और ये है गोवा में, गोवा। तो इन सबको याद रखेंगे। यहां पर जो चित्रकूट का दिया हुआ इंद्रावती नदी। बिहार की बात की तो एक को पॉइंट को याद रखिएगा, ककोलत नदी पर नवादा में ककोलत जल प्रपात है, ककोलत जल प्रपात है, जहां लोग घूमने भी जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट एक आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव, वृक्ष को लगाना है और इसको आगे बहुत बढ़ाना है, इसका जो जन्मदाता विनोबा भावे को माना जाता है, ठीक है, विनोबा भावे को माना जाता है। इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, ये भी याद रखिएगा, भूदान आंदोलन। जो जमींदार थे बड़े बड़े, उनसे इन्होंने जमीन को वापस करने और लोगों को देने के लिए कहा था दान के रूप में। यही भूदान आंदोलन का चर्चित इनका रहा था, विनोबा भावे का, ठीक है। और ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन जब महात्मा गांधी ने चलवाया था, सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, तो उसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे ही थे, प्रथम सत्याग्रही ये विनोबा भावे थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास आया, भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव है, इसके जन्मदाता कौन है? विनोबा भावे। करेक्ट आंसर है बी, करेक्ट आंसर है बी। आइए नेक्स्ट 23 पे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है, ये सी है, ठीक है। चावल जो है ये खरीफ फसल है, ये एक खरीफ फसल है, ठीक है। इसके लिए वार्षिक जो वर्षा है वो लगभग 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, 80 से, ठीक है, या 50 से भी लिख सकते हैं, 200 सेंटीमीटर। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बुआई के समय इतनी चाहिए 20 डिग्री, फिर काटते काटते 27 डिग्री पहुंचना चाहिए, ठीक है। इतने पॉइंट्स को याद रखेंगे तब जाके काम चलेगा। एक तो पॉइंट ये हो गया। इसके साथ साथ दूसरी बात क्या और भी है इसमें से, कि भारत के कुल सकल क्षेत्र का 23% तथा कुल कृषि बुआई क्षेत्रफल के 47% भाग पर चावल उपजाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, चावल उपजाया जाता है। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल को देखें तो 23%, और जितनी क्षेत्रफल कृषि की बुआई हो रही है, खेती हो रही है, उसमें तो 47% भाग जो है अकेले चावल का होता है, चावल का होता है, ठीक है। और यहां पर उपज की अगर बात की जाए, भारत में तो उपज में ये 4213 या 4200 मान के चलिए, लगभग 4200 केजी प्रति हेक्टेयर है, हेक्टेयर है, जो बहुत ही कम है अगर दुनिया के अन्य देशों को देखें। ऑस्ट्रेलिया में ही 10,000 केजी प्रति हेक्टेयर होता है, हमारे यहाँ इतना ही कम है। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि चावल के उत्पादन में चीन के पश्चात भारत सेकेंड पोजीशन पर है।
सेकेंड पोजीशन पर है, याद रखिएगा। इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे चावल से रिलेटेड। और कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा होता है इसको एक्चुअली में भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? देखिए बॉक्साइट जो है इसमें दोनों बातें याद रखना है आपको, एक तो भंडार यानी स्टोरेज और दूसरा उत्पादन, ठीक है। भंडार में भी 51% और उत्पादन में 73%, लगभग 74% के साथ ओडिशा सबसे टॉप पे है। ओडिशा, तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। भंडार में 51% और उत्पादन में 73%, तो करेक्ट आंसर हो गया ओडिशा। ओडिशा में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार उत्पादन दोनों होता है, ठीक है। यहां ध्यान रखिए बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट भारत में लौह भस्म के रूप में पाई जाती है। लौह भस्म यानी इसमें आयरन का मिला जुला रूप होता है, लौह भस्म के रूप में पाई जाती है, जो लेटेराइट प्रकृति की होती है। लेटेराइट, ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। लेटेराइट प्रकृति की लाल या भूरे कलर की होती है, भूरे रंग की होती है। 3 क्वेश्चन का आंसर इस पूरे पैराग्राफ में है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत जो बॉक्साइट भारत में जो है, एक तो लौह भस्म के रूप में पाएगी, पहला पॉइंट ये। दूसरी बात ये लेटेराइट प्रकृति की हुई, और तीसरी बात ये लाल और भूरे रंग की होती है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। इसमें से सबसे टॉप पे जो हुआ मैंने लिख दिया ये पॉइंट्स है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहां विकसित किया जाएगा? कार्बन न्यूट्रल, इसको इंग्लिश में कहेंगे कार्बन न्यूट्रल जो विलेज है उसकी चर्चा की जा रही है कि कहां पे विकसित होगा। तो करेक्ट आंसर है भिवंडी महाराष्ट्र। भिवंडी महाराष्ट्र, यानी वहां पे ऐसी चीजों का उपयोग किया जाएगा जहां से कार्बन का उत्सर्जन नहीं के बराबर होता हो, बहुत कम होता हो। चाहे इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप सोलर की बात करें, व्हीकल्स में जो होगा वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, है ना, बिजली पर चलने वाले वाहन होंगे। इस प्रकार की चीजों को लेकर ये जो है तय किया गया है। कार्बन तटस्थ गांव भिवंडी महाराष्ट्र, ठीक। आगे चलिए, इसमें से किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? कौन सा देश ऐसा है जिसने ये पर्यटन जो है इसको विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया? तो करेक्ट आंसर इसका है नेपाल। करेक्ट आंसर नेपाल। अब यहां पे नेपाल तो किसी में है नहीं, तो इनमें से नन ऑफ द एबव होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है, ठीक है। आगे चलिए, हाल ही में कहां अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया? देखिए हैरिस पार्क जो था वो ऑस्ट्रेलिया में है, हैरिस पार्क, ठीक है। और इस हैरिस पार्क में भारतीय समुदाय की अत्यधिक संख्या निवास करती है। तो प्रधानमंत्री जो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो वहां के काउंटर पार्ट के द्वारा जो बातचीत हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच के फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए जो है ये निर्णय लिया गया, और निर्णय ये था कि इस हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑस्ट्रेलिया। आइए नेक्स्ट पे 36। उसके पहले ये शिक्षक भर्ती 4 का ये बैच है, ठीक है। टीआरई 4 का टीजीटी हो जाए माध्यमिक क्लास 9 10th के लिए है। इसमें एसएसटी और जीएस दोनों 1099 रुपीज इसकी फीस है। आप ऑफलाइन ऑफिस में या ऑनलाइन ऐप के माध्यम से इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद की बात है, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलें। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया गया है? कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, देश का नाम वहां सम्मान में ही लिखा हुआ है, इसलिए कहीं कुछ कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। इतना आसान क्वेश्चन तो शायद ना पूछा जा सके, क्योंकि किसी देश का जो प्राइज है वही उसके नाम में शामिल है। थोड़ा सा आसान आपके लिए हो गया। करेक्ट आंसर इसका होगा फिजी। इसमें फिजी कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, ई, ठीक है। फिजी के द्वारा जो है इनको टॉप प्राइज जो है ये दिया जा चुका है, ठीक।
आगे आइए, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां किया गया? देखिए, विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन होता है WHO के तत्वाधान में होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो विश्व स्वास्थ्य सभा है वो जनरली जेनेवा में होता है, ध्यान रखिएगा। तो 76 भी जेनेवा में ही हुआ है। अब प्रॉब्लम इस बात को लेकर है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और दोनों ऑप्शन यहां दिया हुआ है। इसका मतलब अब जेनेवा लगाएंगे तो वो छूट जाएगा, वो लगाएंगे छूट जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर आप डी लगा लीजिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में होता जेनेवा में ही है। ठीक है, तो इसमें से आप लगा लीजिए उपयुक्त में से एक में अधिक। तो 37 का जो है करेक्ट आंसर ये हो गया जेनेवा या स्विट्जरलैंड, दोनों, ये याद रखना है। और यहां पे आंसर बन गया डी। नेक्स्ट पॉइंट है, किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? हैदराबाद। करेक्ट आंसर इसका हुआ हैदराबाद में जो है अभी हाल फिलहाल में 125 फीट जो है ऊंची प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लगाई गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माणकर्ता, संविधान के निर्माणकर्ता, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन, ठीक है, ये थे। तो बहिष्कृत हितधारणी सभा, कुछ ऐसा नाम था संस्था का, बहिष्कृत धारणी सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, इनके द्वारा की गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। हाँ, इसका संबंध किस राज्य से है? देखिए, तागिन समुदाय जो है एक्चुअली में अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली समुदाय है, अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। और जिस प्रजाति से बिलोंग करती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ये मंगोलायड प्रजाति है। मंगोलायड प्रजाति से ये बिलोंग करती है। ठीक है, मंगोलायड प्रजाति से। और तिब्बतियन भाषा ये बोलती है, एक्चुअली में तिब्बतियन जो भाषा है वो ये बोलती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट इस समुदाय से संबंधित आप याद रखेंगे। और इसी समुदाय पर भी हाल फिलहाल जो यहाँ पर एक जो दिया जा रहा है कि लव इन द 90s नामक जो है फिल्म बना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया 39 का बी। 39 जो है उसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी आया। ठीक है, 39 का बी, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे लास्ट में एक 40 क्वेश्चन है, 50 एक्चुअली मिस्टेक है। 40 नंबर क्वेश्चन जो है, किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? पोषण भी पढ़ाई भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके तहत बच्चों को, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से उनका न्यूट्रिशन पूरा हो सके, ताकि वो पढ़ सकें और वो जो पढ़ने के बाद उनको चीजें याद भी रह सके और उसका वो एप्लीकेशन भी कर सकें। इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया और इसको शुरुआत इसकी की थी स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, पोषण भी पढ़ाई भी। ठीक है, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को समर्पित ये जो है योजना है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा इसको। तो इस तरह से करेक्ट आंसर इसका हुआ स्मृति ईरानी। तो आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो फिर नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।